हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई जस्ट होप आप सब ठीक होगी, आपकी पढ़ाई भी क्या है अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में हमने क्या किया था? हाँ, एक ये चीज़ कि आप जब भी पढ़ाई करते हो ना, मैथ हुआ या कोई भी अदर सब्जेक्ट हुआ, स्पेशली मैथ्स को तो कभी भी हम फोर्सफुली नहीं पढ़ सकते। ठीक है ना? आपकी इच्छा हो, यानी कि आपको लगे कि हाँ अब मेरे को पढ़ना चाहिए, अब मेरा मूड ठीक है, तो उस टाइम पे पढ़ाई करो। ये नहीं किसी को दिखाने के लिए आप वो चीज़ पढ़ रहे हो, उससे आपको है ना बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। आप अपना और दूसरों का सब कई टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है? तो आप हमेशा मैथमेटिक्स को एंजॉय करते हुए पढ़िए, क्योंकि जब हमसे ना क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाते हैं या हमें धीरे धीरे चीजें समझ आने लग जाती हैं, है ना, तो हमें मजा आने लग जाता है मैथमेटिक्स में। ये अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम कभी भी बोर नहीं होते, है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन सोल्व हुआ, हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा कि हाँ अब मेरे से ये सोल्व हो गया, अब मैं शायद नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे पढ़ाई करो। ठीक है? ज्यादा ये नहीं, जितना भी टाइम आप पढ़ो, 10 मिनट पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, पर जितना भी टाइम आप पढ़ो पूरा ध्यान लगा के और उस चीज के फोकस, ठीक है, उस चीज पे आपका फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि एक एक घंटा पढ़ लिया, 1.5 घंटा पढ़ लिया और समझ आया कुछ नहीं, अगले दिन सब कुछ साफ, ऐसा नहीं। चाहे आप 10 मिनट पढ़ो, लेकिन उसका पढ़ा हुआ आपको ज्यादा दिन तक याद रहना चाहिए। और सबसे बेटर तरीका, जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसको फिर से क्या करो, मोटा मोटा रिवाइज करो। ठीक है? स्पेशल एक दिन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले उस चैप्टर को पूरे को एक दिन पहले क्या करो, रिवाइज करो, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर में एंटर करो। ओके? तो कल शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने क्या किया था? कल हमने किया था फंक्शन, सॉरी रिलेशन। आज हम क्या करेंगे? फंक्शन। ठीक है? कल हमने रिलेशन किया था, आज हम क्या करेंगे? रिलेशन को क्या बताया था कि रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ओके? तो आज जो रिलेशन है उसके ऊपर हम कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे फंक्शन बनने की। ओके? कि हम रिलेशन को फंक्शन कब कहेंगे? ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि रिलेशन तो ये हर कोई हो जाएगा, लेकिन उस रिलेशन के ऊपर एक कंडीशन अप्लाई करेंगे, और अगर वो रिलेशन उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या बन जाएगा? एक फंक्शन बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई भी डोमेन है, ये कोई भी क्या है? रेंज है। इसमें हमने देखो एलिमेंट्स लिखे हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखो 3 4 5 6 7। ओके? मैंने क्या बताया था? ये सारी क्या है? प्री इमेजेस, यानी कि x की वैल्यू थी, और ये सब क्या है? इनकी इमेजेस, यानी कि y की वैल्यू। ये सब क्या है? इमेजेस, है ना। हम इसको कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में? 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 5, 4 की इमेज 6 और 5 की इमेज 7। ओके? इसको हम रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो, हम रिलेशन के ऊपर एक कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन होगी? कि जो डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। कहाँ पे? रेंज के अंदर। फिर से बोल रही हूं, डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की एक यूनिक इमेज कहाँ पे होनी चाहिए? रेंज के अंदर। तो वो रिलेशन क्या बन जाएगा? फंक्शन बन जाएगा। ओके? अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो डायग्राम से बिल्कुल एग्जैक्ट समझ आ जाएगा। यहाँ पे 1 की इमेज कितनी है? एक ही है 3। 2 की इमेज कितनी है? एक ही है 4। ऐसे ही 3 की इमेज 5, 4 की इमेज 6 और 5 की इमेज 7। अब मैं एक और एग्जांपल लिख रही हूँ, यहीं पे देखो, देखो एक बारी। ठीक है? अब ये देखो, ये 1 की इमेज 5 लिख दी हमने, ये 1 की इमेज 6 लिख दी, 2 की इमेज 7, 3 की इमेज 8। अब ये अगले डायग्राम में समझाऊंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था? डोमेन के हर एक एलिमेंट की रेंज में एक अलग इमेज थी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोमेन में 1 है, 1 की इमेज कितनी है? यहाँ पे 2। 1 की इमेज क्या है? 5 भी है, और 1 की इमेज क्या है? 6 भी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे डोमेन के जितने एलिमेंट है उन सब की एक यूनिक इमेज
रेंज के अंदर थी। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 1 की इमेज 5 भी है, 1 की इमेज क्या है 6 भी है। तो अब ये क्या नहीं बनेगा, एक फंक्शन नहीं बनेगा। रिलेशन ये भी है, रिलेशन ये भी है, लेकिन ये वाला फंक्शन बन जाएगा क्योंकि इसके हर डोमेन के हर एक एलिमेंट की यहाँ पे एक यूनिक इमेज है। लेकिन यहाँ पे 1 की इमेज मोर देन 1 हो गई है ना, 1 की इमेज 5 भी हो गई और 1 की इमेज 6 भी हो गई, मतलब इमेज यूनिक नहीं रही। हमें सिर्फ ऐसा एक एलिमेंट ढूंढना है जिसकी एक से ज्यादा इमेजेस हो, तो हम तभी वहां से ही के कंक्लूजन निकाल देंगे कि ये जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। एक और एग्जांपल देखो, ये मान लो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखो 1 की इमेज 5 हो गई, 2 की 6 हो गई, 3 की 7 हो गई। यहाँ पे डोमेन के अंदर ये एक एलिमेंट एक्स्ट्रा रह गया। अब भी ये फंक्शन नहीं बनेगा, ये रिलेशन क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि रिलेशन बनने की डेफिनेशन यही, ये फंक्शन बनने की डेफिनेशन यही है कि कोई रिलेशन फंक्शन जब बनेगा जब डोमेन के हर एक एलिमेंट की क्या करे, एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो इन्होंने एक एलिमेंट ही खाली छोड़ दिया, इसकी तो कोई इमेज नहीं है, ठीक है, तो ये भी फंक्शन नहीं बनेगा। दूसरा एग्जांपल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6, 4 की इमेज 7। अब बताओ, अब कमेंट करके ये बताओ कि क्या ये फंक्शन बनेगा, ये वाला रिलेशन फंक्शन बनेगा? तो हाँ, अब की बार ये फंक्शन बन जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैम 8 की तो यहाँ पे कोई प्री इमेज है ही नहीं, कि 8 खाली रह गया, कोई नहीं, यहाँ पे एक आधा एलिमेंट रह सकता है, उस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें डोमेन के एलिमेंट्स का ध्यान रखना है कि डोमेन में जितने एलिमेंट्स हैं उन सब की एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करे। ओके, उन सब की क्या करे, एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, रेंज के अंदर रह सकता है, ठीक है, तो ये फंक्शन बन जाएगा, लेकिन ये फंक्शन नहीं बनेगा। ओके, आई जस्ट होप क्लियर हुई होगी डेफिनेशन। अब मैं आपको 2-4 फंक्शन बता देती हूँ पहले, ठीक है। सबसे पहला हमारा फंक्शन कौन सा आता है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी मैंने क्या बताया था, आइडेंटिटी मैंने यूनियन इंटरसेक्शन में बताया था ना, कि जिसको हम किसी फंक्शन के साथ ऑपरेट करें। अब ऑपरेट करने में वो चीज कुछ भी हो सकती है, मल्टीप्लाई करे, ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे, डिवाइड करे, उसके साथ इंटरसेक्शन करे, उसके साथ यूनियन करे, तो उस फंक्शन के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, वो कौन सा होता है, आइडेंटिटी। वो क्या होती है, आइडेंटिटी। अब यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन है, तो इसका भी मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी x है, कि अगर मान लो कोई भी x है, उसके ऊपर अगर हम कोई भी फंक्शन अप्लाई करें तो वो x का x ही रहे, उसके ऊपर कोई भी चेंज ना हो। समझ आ रहा है? यहाँ पे देखो, वो एग्जांपल से समझाती हूँ। ये मान लिया हमने x की वैल्यू 2 पुट की, ओके, 2 3 4 5, ये हमारी किसकी वैल्यूज होती है, x की। यहाँ पे देखो 2 3 4 5, यहाँ पे ये x है और ये क्या है, y। अब x के ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, फंक्शन, यानी कि ये f, ओके, ये फंक्शन होता है हमने, और ये इधर जाके आता तक क्या बन जाता है, f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x बोल लो या फिर y बोल लो, ये एक ही बात है, f ऑफ x कोई y बोलते हैं, क्योंकि x डोमेन का एलिमेंट है, इसके ऊपर हम कोई भी फंक्शन अप्लाई करते हैं और वो किस में चला जाता है, रेंज के एलिमेंट्स के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे एलिमेंट लिया 2 एलिमेंट लिया, इसके ऊपर हमने f अप्लाई किया, f ऑफ 2 का 2 ही रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हमने यहाँ से लिया 3 के ऊपर f अप्लाई किया, वो उसका आंसर 3 आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा।
एक्स की वैल्यू हमने ली 4 और यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया 4। कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। बताया था कि जिसमें फंक्शन का इस वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर एफ ऑफ एक्स यहाँ पे जितनी भी वैल्यू है वो आंसर में यूं की आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। इसके लिए अब हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, अब हम इसके लिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। ओके, ये यहाँ पे मान लो 1, ये 2, ये 3, 1 2 और ये 3, 1 2 3, 1 2 3, ये -1, ये -1, -2, -3, -1, -2, -3। अब यहाँ पे देखो आइडेंटिटी फंक्शन में अगर हम f ऑफ -2 लेंगे ना तो वो भी -2 ही का 2 रहेगा। f ऑफ -3 लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, -3। ओके, कोई भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो अगर हमने ये हमारी क्या है y की वैल्यूज, ये हमारी क्या है x की वैल्यूज। अब हमने यहाँ देखो फंक्शन में, और ये पॉजिटिव वाली भी लिख देती हूँ मैं, 2f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने x की वैल्यू पुट की थी 2, ये रहा 2, x का 2 पॉजिटिव वाला, और हमारी y की वैल्यू आई 2, ये रहा, ये वैल्यू आ गई। अब हमने x की, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे देखो 3 पुट किया, ये रहा, और आंसर में आया 3, तो ये रहा। सिमिलरली -2 पुट किया, ये रहा, ये -2 और ये -2, -3 पुट किया। ये इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप कि मैम ये वाली वैल्यू एग्जैक्ट यहाँ पे लिख रही है, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ये x की वैल्यूज थी और ये किसकी वैल्यू है, y की। तो अब यहाँ पे देखो x की ये और y की ये, अब x की -3 और y की -3 यहाँ पे, तो f ऑफ 0 भी क्या रहेगा 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब अगर हम इनको कनेक्ट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ क्या आ गया आपको, डायरेक्ट अगर याद करने के लिए बोला जाए तो आप कैसे याद करोगे कि आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ क्या होती है, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन बताया था ना, जो ये वाला पॉइंट होता है 0 0, ये कौन सा होता है, ओरिजिन। ओके, तो ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। अब सेकंड फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो मतलब कांस्टेंट रही हर एक चीज के लिए। अब ये देखो, अब इन दोनों चीजों में ना डिफरेंस है, आइडेंटिटी में और कांस्टेंट में। मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से। यहाँ पे देखो, ये मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, कांस्टेंट फंक्शन का कुछ भी पुट करो कांस्टेंट ही आएगा, समझ रहे हो। मान लो हमने 2 पुट किया तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, मान लो 4, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 पुट किया, ये हमारा कांस्टेंट है C, 4 आ गया। हमने यहाँ पे 3 पुट किया, 3 पे भी आंसर उसका 4 आ रहा है। अब हमने 4 पुट किया, 4 पे भी आंसर 4 आ रहा है। अब हमने 5 पुट किया, यहाँ पे भी आंसर कितना आ रहा है 4। मतलब हम यहाँ पे कुछ भी पुट कर रहे हैं तो हमारा आंसर 4 ही आ रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक कांस्टेंट फंक्शन का। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज फिक्स हो जाए कि भाई चाहे तुम यहाँ पे कुछ पुट कर लो, मैं तो फिक्स ही रखूंगा, मैं चेंज नहीं होने वाला है। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। 4 ने कह दिया चाहे तुम किसी को भी ले आओ मेरे आगे, वो मेरे को रिप्लेस नहीं कर सकता है, मतलब मैं 4 का 4 ही रहूंगा। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। इसमें क्या था, आइडेंटिटी फंक्शन में क्या था कि हम जो भी यहाँ पे, अब मैं फिर से ये बता रही हूँ, ये है x की वैल्यू और ये है हमारी y की वैल्यूज। ये चीज कैसे होती है कि
कि मान लो ये डोमेन है, यानी कि ये x है और ये क्या है, y है, ये कोई भी फंक्शन है, हम x के ऊपर f अप्लाई करते हैं और वो किसके इक्वल हो, वहां जो वैल्यूज आती है वो किस में से आती है, हमारी y में से, यानी कि रेंज में से। ओके, अब आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या था कि अगर हम 2 पुट करेंगे तो 4 नहीं आएगा, 2 आएगा। ये वाली क्वांटिटी आ रही थी यहाँ पे, अब यहाँ पे तो सब में ही 4 आ रहा है, ये वाली क्वांटिटी नहीं आ रही, ठीक है ना। 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, फंक्शन के ऊपर कोई चेंज नहीं है भाई, समझ रहे हो। 4 पुट करेंगे तो 4 आंसर आएगा, लेकिन कांस्टेंट फंक्शन में और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे तो जो ये वाली वैल्यूज थी यही आ रही थी, लेकिन यहाँ पे फिक्स है, कांस्टेंट है, उसको कोई नहीं ला सकता। यहाँ पे 4 है तो सबके लिए 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो वेरिएबल है, चेंज हो रही है, तो इसलिए इसका डोमेन और रेंज बताना भूल गई मैं। आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन भी जैसे r होता है और रेंज भी क्या होती है, r, क्योंकि इसमें भी r में से वैल्यूज आ रही हैं और यहाँ पे भी r में की सारी वैल्यूज आ सकती हैं। अब यहाँ पे देखो कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन में x की वैल्यू तो 2, 3, 4, 5 कुछ भी पुट कर लो, यानी कि पूरा का पूरा क्या हो गया, r। बताया था ना, जो डोमेन होता है वो x की वैल्यूज होती हैं, डोमेन क्या होता है, वैल्यूज ऑफ x की जो वैल्यूज हैं उनको हम डोमेन बोलते हैं। अब जो यहाँ पे रेंज की जो वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज ऑफ रेंज, जो रेंज की वैल्यूज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब डोमेन में x की जगह पे तो हम चाहे कुछ भी पुट कर सकते हैं, यानी कि इसका डोमेन क्या हो गया, r ही हो गया, है ना। x की वैल्यूज हम कुछ पुट करें, r में से पुट कर सकते हैं, लेकिन y में क्या आएगा, 4 ही आएगा। यहाँ पे इसका r मत लिख देना, r का मतलब हो जाएगा, अगर आप r लिख दोगे तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे भी बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है, लेकिन दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, वो है 4। तो इसके लिए, इस कांस्टेंट फंक्शन के लिए रेंज क्या हो जाएगी, 4, सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, इसलिए तो इसको कांस्टेंट कह रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब पता है ना क्या होता है, फिक्स, नॉट चेंजेबल, जो चेंज नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ओके, तो इसकी रेंज में अगर हम यहाँ पे क्या 5 लिख लेते तो यहाँ पे सब 5 आता, ठीक है, तो इसके रेंज सेट में क्या आ जाता, 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी रेंज क्या है, वो कांस्टेंट है जो हम यूज करेंगे, ठीक है, जो भी कांस्टेंट यूज करेंगे वो इसकी क्या जाएगी, रेंज आ जाएगी। आई होप क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर से रिपीट करके देख लेना, अगर फिर भी ना कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके बता देना, मैं सॉल्व करवा दूंगी, आई विल सॉर्ट आउट। अब आ गया पॉलिनोमियल, ठीक है, थर्ड फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब क्या हो गया, ठीक है, हमने कोई भी एट रैंडम x ले लिया, ओके, हमने क्या ले लिया, यहाँ पे x ले लिया, उस x के ऊपर हमने क्या किया, f अप्लाई किया, वो बन गया f ऑफ x, यानी कि y। चाहे हम f ऑफ x लिख दें, चाहे हम क्या लिख दें, y लिख दें, दोनों एक ही चीजें होती हैं, ठीक है। जो रेंज है, रेंज को हम f ऑफ x से भी डिनोट कर देते हैं और किससे, y से डिनोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब हमारा ये y है, वो पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होगा, पॉलिनोमियल की फॉर्म में आएगा। हमारा y किसकी फॉर्म में आएगा, पॉलिनोमियल, यानी कि कांस्टेंट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस anxn। समझाती हूँ फिर से, हमने यहाँ पे कोई भी फंक्शन लिया x, ओके, और हमारा आंसर आ गया इस फॉर्म में। जैसे हमने कोई भी फंक्शन ले लिया f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो ये हमारा क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या है ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, कि x के लिए ये f ऑफ x लिखो या फिर y लिखो, कि x के लिए
कोई भी x हम ले, उसके ऊपर हम f अप्लाई करें तो हमारा जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में आए, पॉलिनोमियल की फॉर्म में आए। इस फॉर्म में हमारा आंसर आना चाहिए, इस फॉर्म में हमारा y आना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, इसके ये एग्जांपल है। दूसरा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक ये n है और ये n है। अब n हमारा n क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मैंने एक दिन और बताया था, दो चीजें होती हैं, एक तो होती है पॉजिटिव और दूसरा होती है नॉन नेगेटिव। अब पॉजिटिव का मतलब होता है सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू, 1 से शुरू होता है ये 1 2 3। ओके, अब नॉन नेगेटिव का मतलब होता है 0 1 2 3 4। ओके, जो नेगेटिव ना हो तो उसमें हम 0 को भी इंक्लूड कर लेते, लेकिन पॉजिटिव में हम 0 को इंक्लूड नहीं करते। तो यहाँ पे ये n हमारा क्या होना चाहिए, 0 या 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। एग्जाम्पल लिख के दिखाती हूँ। जैसे अब आप यहाँ पे है ना, ये मान लो हम पॉलिनोमियल फंक्शन का एग्जाम्पल एक और लिख देते हो, एफ ऑफ एक्स लिखो या फिर वाई लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसके इक्वल। अगर हम ये लिख दे बाई चांस 1/x² प्लस 3x प्लस 1, अब ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -2। दिस इज नॉट n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये चीज याद रखो, दिस इज नॉट नॉन नेगेटिव पावर ऑफ x, दिस इज नेगेटिव पावर ऑफ x। ये क्या है, x की नेगेटिव पावर है। और यहाँ पे मैंने साफ साफ कह दिया कि जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ आ गया। यहाँ पे अपॉन में x लिखो, x की पावर लिखो, वो वाली चीजें नहीं है। ये इस टाइप की अगर हमारे पास कोई फंक्शन है तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हाँ, और जो यहाँ पे जो वेरिएबल होता है, जो इसकी हाईएस्ट पावर होती है, जैसे यहाँ पे x वेरिएबल है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। डिग्री का मतलब क्या होता है, जो भी हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, वेरिएबल का मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू वेरी कर सकती है, हाँ कर सकती है, x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है x। तो ये क्या है, वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब मैंने बताया था ना कि कांस्टेंट का मतलब दो चीजें होती है, कांस्टेंट एक वेरिएबल। कांस्टेंट फिक्स होगा, हमेशा उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, लेकिन जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे x वेरिएबल है और x की जो हाईएस्ट पावर होगी, अगर यहाँ पे मान लो 4 होता तो इसकी डिग्री 4 हो जाती, 6 होता तो इसकी डिग्री क्या हो जाती, 6 हो जाती। तो जो सबसे हाईएस्ट जो पावर होती है वेरिएबल की, वो उसकी क्या होती है, डिग्री। तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। एग्जांपल देखो इसका, इसका डोमेन रेंज भी आ रही है ना, x की कोई भी वैल्यू पुट करो तो y की कोई भी वैल्यू आ सकती है, x की पॉजिटिव वैल्यू पुट करो, x की नेगेटिव वैल्यूज कुछ पुट करो, कुछ भी वैल्यू आ सकती है। जैसे हम कोई भी फंक्शन ले लिया f(x) = x², ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, बताया था ना। अब इसमें ये मान लो कि आप ऐसे बोलोगे कि मैम और बाकी के कोफिशिएंट कहाँ है, इसको मैं लिख दूंगी x² + 0 × x + 0। लो ये लिख दिया मैंने, पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख दिया ना। तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ओके, यहाँ पे देखो ax² + 0 × x + 0, जो मैंने यहाँ पे फॉर्म लिखी थी ना कि किस फॉर्म का होना चाहिए, ये है हमारा a0, ये है हमारा a1x और ये है हमारा a2x²। ठीक है, ये हमारा a1 होता है और यहाँ पे a1 कितना है, 1 है, a2 यहाँ पे x² हो गया और यहाँ पे a0 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अगर हमें कोई भी फंक्शन इस फॉर्म का दिखे तो वो हमारा कौन सा फंक्शन होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इसलिए ये फॉर्म इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन।
अब मैंने ये बताया था कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ओके। अब उसके बाद मैं आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे निकालोगे। एक और क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो, यहाँ इसका पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन और रेंज आर आर ही होता है, आर टू आर ये फंक्शन चलता है, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट करो, आपके लिए बता रही, कुछ भी वैल्यू क्या करो आप पुट करो। हमने x की जगह पे, हाँ हमने x को लिया 2 के ऊपर हमने क्या किया, f अप्लाई किया, और वो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि अगर हम x2 ले रहे हैं तो हमारा y कितना आ रहा है 4, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ x इज इक्वल टू -2 पुट करो, f ऑफ -2 यहाँ पे पुट करना होता है हमें, x की जगह पे हमने -2 किया तो उसके इक्वल में क्या जाएगा x का स्क्वायर, x यहाँ पे -2 था तो -2 का स्क्वायर, वो भी किसके इक्वल आ गया 4 के ही इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर रहे हैं तो उसका आंसर भी क्या रहा है पॉजिटिव। यहाँ पे देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, -1, -2, -3, ओके, 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4। हमने क्या किया था, x को 2 पुट किया था तो हमारा y कितना आया था 4। यहाँ पे पुट करो, x को 2 पुट करो और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। अब हमने x को -2 पुट किया था, -2 पुट करने के बाद भी हमारी y की वैल्यू कितनी आ रही है 4। अब x को 1 पुट करो, f ऑफ 1 कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कि 1। अब x को -1 पुट करो और -1 पुट करोगे तो f ऑफ -1 कितना आ जाएगा 1। 0 पुट कर लो, x इज इक्वल टू 0, तो चाहे पॉजिटिव 0 वो 0 ही रहता है, स्क्वायर है ना। -1 का भी स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर भी 1। अब यहाँ पे देखो, x की वैल्यू जब हमने 1 पुट की तब भी y की वैल्यू 1, जब हमने -1 पुट की तब भी y की वैल्यू 1, जब हमने 0 पुट किया तो ये क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो अब इनको क्या करो, मैच करो। यहाँ पे हो गया ना, ये हमारा क्या बन जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। समझ आया? ये ऊपर की तरफ क्यों गया, पॉजिटिव पोर्शन की तरफ क्यों गया, नीचे की तरफ क्यों नहीं आया? क्योंकि जो नेगेटिव नंबर्स हमने यूज किए उनका स्क्वायर क्या बन जाएगा पॉजिटिव, उनका स्क्वायर क्या बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। सब में ये नहीं होता, कहीं आप ये सोचो कि सब में ये होता है। अगर चलो बाई चांस मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देती हूँ एक्स क्यूब, यहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ एक्स क्यूब। अब क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब अगर मैं पुट कर देती हूँ तो अब f ऑफ 1 की वैल्यू देखो, 1 का क्यूब यानी कि 1, ठीक है। f ऑफ -1 की वैल्यू क्या जाएगी -1 का क्यूब, अब वो तो -1 ही आएगा भैया, अब वो 1 नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो f ऑफ 2 की वैल्यू यानी कि 2 का क्यूब यानी कि 8, और f ऑफ -2 की वैल्यू क्या जाएगी -2 का क्यूब यानी कि -8। अब की बार ग्राफ ये नहीं बनेगा, ये ऊपर की तरफ सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेता चला जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन जो क्यूब होता है वो क्यूब क्या होता है नेगेटिव भी होता है। तो इसलिए मैं आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रही हूँ एक बार। यहाँ पे देखो f ऑफ 1 ठीक है, f ऑफ 1 यानी कि x की वैल्यू जब हमने 1 पुट की तो y की वैल्यू 1, और जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की तो अब की बार आंसर नीचे आएगा, समझ रहे हो। जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 8, कहीं यहाँ पे मान लो हमारा 8 यहाँ तक मान लिया,
और जब हम x की वैल्यू, ये x की वैल्यूज होती हैं, पता होगा ये तो, ये y की वैल्यूज होती हैं। तो जब हमने x की वैल्यू -2 पुट की तो हमारा आंसर आएगा -8, कहीं यहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे। तो इसका ग्राफ 0 में से ऐसे आएगा, इसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी आएंगी और इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आएंगी। लेकिन स्क्वायर वाले में क्या था, ये वाला पोर्शन ऊपर जा रहा था, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या बन रहा था, पॉजिटिव। तो इसीलिए ये वाला ग्राफ ऐसे जा रहा था, लेकिन अब ये नीचे भी आएगा, नेगेटिव वैल्यूज भी लेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शंस। ओके, आज की क्लास में इतना ही। इनको ही अच्छे से पढ़ना, जो चीज समझ ना आए कमेंट करना, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच।